नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने सही में दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदली है। स्टीफन आर कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जी हाँ, ये वाकई एक लैंडमार्क किताब है। बिल्कुल। तो हमारे पास इसकी कुछ खास अंश हैं और आज हम कोशिश करेंगे इन आदतों के पीछे जो गहरे विचार हैं उन्हें समझने की। ये कोई सिर्फ टिप्स या ट्रिक्स नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोवी का तो मेन पॉइंट यही है कि असली टिकाऊ सफलता जो है वो बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। अंदर से मतलब चरित्र बदलने से, सिर्फ पर्सनालिटी को चमकाने से नहीं। अच्छा, कैरेक्टर वर्सेस पर्सनैलिटी। और ये बातें सिर्फ ऑफिस या बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। नहीं नहीं, ये तो हमारी पर्सनल लाइफ, हमारे रिश्ते, मतलब जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती हैं। तो चलिए देखते हैं ये 7 आदतें हैं क्या और ये हमारे रोजमर्रा के जीने के तरीके को कैसे बदल सकती हैं। कोवी अपनी बात शुरू करते हैं एक बड़ी दिलचस्प आइडिया से, पैराडाइम शिफ्ट। हाँ, पैराडाइम शिफ्ट, सोच या नजरिए का बदलाव। हाँ, वो कहते हैं कि हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। हमारा जो लेंस है, हमारा नजरिया, वही हमारी हकीकत तय करता है। बिल्कुल। उन्होंने एक बड़ा मजेदार उदाहरण भी दिया है। सोचिए कि किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है। ठीक है। और उसके पास शहर का एक बहुत बढ़िया डिटेल्ड नक्शा है। हाँ। वो पूरी मेहनत करता है, तेज चलता है, पॉजिटिव सोचता है, सब कुछ। लेकिन अगर वो नक्शा गलती से कोलकाता का निकला तो फिर मुंबई तो कभी नहीं आएगा। हाँ, सारी मेहनत बेकार, चाहे कितनी भी तेजी से भागो। और यहीं पर कोवी की सबसे पहली और सबसे अहम बात है, किसी भी आदत को अपनाने से पहले या प्रभावी बनने की कोशिश करने से पहले हमें अपने नक्शे को देखना होगा। अपने पैराडाइम्स को। हाँ, अपने पैराडाइम्स को। क्या हम दुनिया को, अपनी मुश्किलों को या खुद को सही ढंग से देख भी रहे हैं? अगर हमारा वो बुनियादी नजरिया, वो देखने का तरीका ही गलत है, तो फिर हम चाहे जितनी टेक्निक्स लगा लें, जितनी मेहनत कर लें, सब गलत दिशा में जाएगा। बिल्कुल। तो ये 7 आदतें जो हैं वो असल में सही नजरिया बनाने और फिर उस पर अमल करने का एक पूरा सिस्टम है। सही कहा। ये नक्शे वाली बात सोचने पे मजबूर करती है वाकई। तो ठीक है, मान लिया कि हमारा नजरिया सही दिशा में है या हम उसे ठीक करने को तैयार हैं। तो पहली आदत क्या है? कोवी कहते हैं हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बनो। हाँ, सक्रिय बनो। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? देखिए, इसका सीधा मतलब है अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठना, कंट्रोल लेना। हम में से ज्यादातर लोग क्या होते हैं? रिएक्टिव। कैसे? मतलब हालात पर, मौसम पर, दूसरे लोगों के बर्ताव पर बस प्रतिक्रिया देते रहते हैं। अरे ट्रैफिक जाम था इसीलिए लेट हो गया, या बॉस का मूड ठीक नहीं था तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। हम बाहरी चीजों को दोष देते हैं। एग्जैक्टली। प्रोएक्टिव होने का मतलब है ये मानना, ये गहराई से मानना कि बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, उन घटनाओं पर हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये चुनने की आज़ादी और ताकत हमारे अंदर है। अच्छा, ये अपनी जिंदगी की, अपने रिस्पॉन्स की जिम्मेदारी लेना है। तो ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ ज्यादा है। ये अपने रिएक्शन की ओनरशिप लेना है। जैसे वो बारिश वाला उदाहरण आपने दिया था। हाँ। रिएक्टिव इंसान कहेगा उफ बारिश हो गई, सारा मूड खराब। हाँ। जबकि प्रोएक्टिव शायद सोचेगा ओके बारिश है, ठीक है, मैं छाता ले सकता हूँ या घर पे रह के कुछ और काम कर सकता हूँ। मैं मौसम को अपना मूड कंट्रोल क्यों करने दूं? बिल्कुल सही। लेकिन ये कहना आसान है, जब सच में कुछ बुरा होता है तब प्रोएक्टिव रहना तो मुश्किल होता होगा। हाँ, मुश्किल होता है, बिल्कुल होता है। और कोवी हैं, मान पे भी हैं। उन्होंने 2 दायरे बताए हैं। एक है सर्कल ऑफ कंसर्न, हमारी चिंता का दायरा। इसमें क्या आता है? इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं है, जैसे दुनिया की समस्याएं, राजनीति, अर्थव्यवस्था, दूसरों का व्यवहार। हम इनके बारे में चिंता तो कर सकते हैं पर बदल नहीं सकते ज्यादातर। ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक छोटा दायरा है, वो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, हमारा प्रभाव का दायरा। अच्छा, ये वो चीजें हैं जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल है। हमारी आदतें, हमारे चुनाव, हमारी मेहनत, हमारा रवैया, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। समझ गई। तो प्रोएक्टिव लोग क्या करते हैं? वो अपनी एनर्जी, अपना ध्यान, अपना टाइम अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं, उन चीजों पर जिन्हें वो सच में बदल सकते हैं। और रिएक्टिव लोग बेचारे सर्कल ऑफ कंसर्न की चीजों पर चिंता करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, और नतीजा उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और भी छोटा होता जाता है।
वो और भी बेबस महसूस करते हैं। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। हम्म तो इसे असलियत में कैसे जिया जाए? कोई टिप? कोवी कहते हैं अपनी भाषा पर ध्यान दो। आप बोलते कैसे हैं? आशा पर मतलब? जैसे क्या आप कहते हैं मुझे ये करना पड़ रहा है, या आप कहते हैं मैंने ये करने का चुनाव किया है? हाँ, फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। पहला आपको विक्टिम बनाता है, दूसरा आपको ड्राइवर। मैं कुछ नहीं कर सकता की जगह सोचिए, अच्छा क्या क्या विकल्प है मेरे पास। ये छोटे छोटे बदलाव सोच को बदलते हैं। और अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करना। छोटी चीजों से शुरुआत करें जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने अपनी जिम्मेदारी समझ ली, प्रोएक्टिव बन गए, हैबिट 1। अब कहाँ जाना है? यही शायद दूसरी आदत आती है, हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हाँ, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, अंत से शुरुआत कैसे करें? इसका मतलब है कि कोई भी चीज, कोई भी काम असलियत में बनने से पहले 2 बार बनता है। 2 बार? हाँ, पहली बार हमारे दिमाग में, उसे कहते हैं मेंटल क्रिएशन, और दूसरी बार हकीकत में, यानी फिजिकल क्रिएशन। उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। जैसे कोई घर बनाना है तो पहले क्या होता है, आर्किटेक्ट उसका पूरा नक्शा बनाता है ना? उसका डिजाइन कैसा दिखेगा, कितने कमरे होंगे, सब कुछ पहले दिमाग में और फिर कागज पर बनता है। ये है पहला क्रिएशन। समझ गया, मेंटल क्रिएशन। हाँ, अगर ये पहला क्रिएशन यानी आपका विजन, आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य अगर यही साफ नहीं है, धुंधला है, तो फिर दूसरा क्रिएशन यानी जो असली काम होगा वो या तो होगा ही नहीं या फिर बिखरा हुआ होगा, दिशा ही। एग्जैक्टली। बिना ये जाने के पहुंचना कहाँ है, हम बस चलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, पर शायद गलत दिशा में। कोवी ने वो एक थोड़ा डरावना सा सवाल भी पूछा है ना, कि सोचो आप अपने अंतिम संस्कार में बैठे हो। हाँ, ये एक पावरफुल एक्सरसाइज है। और लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आप किस रूप में याद किए जाना चाहेंगे। ये सवाल थोड़ा अजीब जरूर है, पर ये एकदम से फोकस बदल देता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी में असल में जरूरी क्या है। बिल्कुल। क्या हम सिर्फ व्यस्त हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, या हम सच में उन चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारे लिए मायने रखती हैं? इसीलिए कोवी एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखने पर बहुत जोर देते हैं। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, ये क्या होता है? ये एक तरह का आपका निजी संविधान है, आपका पर्सनल ब्लूप्रिंट। इसमें आप लिखते हैं कि आप कौन हैं, आपके बुनियादी मूल्य क्या हैं, आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं और किन सिद्धांतों पर जीना चाहते हैं। तो ये कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं है? नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। एक क्लियर गाइडलाइन, जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो या जब रास्ता मुश्किल लगे या आप भटकने लगे, तो ये मिशन स्टेटमेंट आपको याद दिलाता है कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। ये आपके जीवन का कंपस बन जाता है। तो इसे करने के लिए हमें सच में वक्त निकालकर बैठना होगा और सोचना होगा, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। हाँ, और फिर हर दिन या हर हफ्ते जब आप अपने काम प्लान करें तो खुद से पूछें, क्या ये काम मेरे तय किए गए अंत, मेरे मिशन स्टेटमेंट, मेरे विजन के मुताबिक है? इससे रोजमर्रा के कामों को भी एक बड़ा मतलब मिल जाता है ना? बिल्कुल, वरना हम बस चीजों की लिस्ट चेक करते रह जाते हैं। सही बात है। अच्छा, तो हमने अपनी जिम्मेदारी ली, हैबिट 1, अपनी मंजिल तय की, हैबिट 2। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है रोजमर्रा की जिंदगी की। इतने सारे काम हैं, इतनी भागदौड़, ईमेल, मीटिंग्स, घर के काम, सब कुछ कैसे करें? यहीं पर तीसरी आदत आती है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है, हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जरूरी काम पहले करो। ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में है। ये टाइम मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा है। कोवी कहते हैं ये लाइफ मैनेजमेंट है। ये दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड, का प्रैक्टिकल रूप है। ये बताता है कि अपने विजन को हकीकत में कैसे बदलें रोजमर्रा के लेवल पर। ओके। बात सिर्फ ज्यादा काम करने की नहीं है, बात है सही काम करने की, अपनी प्राथमिकताओं को जीने की। और इसके लिए उन्होंने वो मैट्रिक्स दिया है ना? टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। हाँ, वो बहुत ही पावरफुल टूल है। इसमें कामों को 2 आधार पर बांटा जाता है। पहला है अर्जेंसी, यानी कितना जरूरी है, कितना तुरंत ध्यान मांग रहा है। अर्जेंट मतलब जो अभी करना है। हाँ, और दूसरा है इम्पोर्टेंस, यानी कितना महत्वपूर्ण है। ये हमारे लक्ष्यों, हमारे मूल्यों, हमारे मिशन स्टेटमेंट से कितना जुड़ा है। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, तो इसके 4 हिस्से बन जाते हैं। हाँ, 4 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट 1 होता है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों, जरूरी भी महत्वपूर्ण भी। जैसे कोई अचानक आई मुसीबत, कोई क्राइसिस, कोई प्रोजेक्ट जिसकी डेडलाइन बिल्कुल सर पर है, कोई बीमार बच्चा जिसकी देखभाल करनी है। ये संकट वाला एरिया है,
यहाँ काम करना ही पड़ता है। ठीक है, क्वाड्रेंट 1 फिर है क्वाड्रेंट 2। ये है नॉट अर्जेंट पर इम्पोर्टेंट। जरूरी नहीं है कि अभी तुरंत करें, पर महत्वपूर्ण बहुत है। ये कौन सा काम हुआ है? यही तो असली खजाना है। इसमें आता है प्लानिंग करना, सोचना, अपने रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, व्यायाम करना, कुछ नया सीखना, अपनी स्किल्स बढ़ाना। ये भविष्य के लिए निवेश है। अच्छा, ये तो वो काम है जो अक्सर टल जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये चीखते नहीं है, अर्जेंट नहीं लगते। फिर आता है क्वाड्रेंट 3। ये है अर्जेंट पर नॉट इम्पोर्टेंट। ये कैसे काम है? अर्जेंट भी और इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, ये धोखे वाला एरिया है। जैसे बहुत सी फोन कॉल्स जो तुरंत बजती हैं, बहुत सी ईमेल्स जो ध्यान खींचती हैं, कुछ मीटिंग्स जिनमें आपकी जरूरत शायद उतनी न हो, दूसरों के छोटे मोटे काम जो वो आप पर डाल देते हैं। ये अर्जेंट लगते हैं पर आपके बड़े लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। समझ गया। और चौथा? क्वाड्रेंट 4 है नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट, न जरूरी न महत्वपूर्ण। ये तो सीधा टाइम वेस्ट हुआ। हाँ, जैसे फालतू टीवी देखना, बेवजह घंटों इंटरनेट सर्फिंग करना, गपशप करना, ये बर्बादी वाला एरिया है। तो कोबी क्या कहते हैं, हमें कहाँ फोकस करना चाहिए? देखिए, ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर समय या तो क्वाड्रेंट 1 संकट से निपटना में बिताते हैं, या क्वाड्रेंट 3 दूसरों की अर्जेंट पर अपनी गैर जरूरी चीजों में उलझे रहना में। थोड़ा बहुत क्वाड्रेंट 4 में भी चले जाते हैं रिलैक्स करने के नाम पर। हाँ, ऐसे ही होता है। लेकिन जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं वो जानते हैं कि असली शक्ति, असली ग्रोथ क्वाड्रेंट 2 में है। नॉट अर्जेंट पर इंपॉर्टेंट वाले कामों में। थैंक यू। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा समय आप क्वाड्रेंट 2 में लगाएंगे, प्लानिंग में, तैयारी में, सेहत में, रिश्तों में, सीखने में, उतना ही क्वाड्रेंट 1 के संकट भविष्य में कम होते जाएंगे। अच्छा, ये कैसे? अरे, अगर आप पहले से प्लानिंग करेंगे Q2, तो डेडलाइन का संकट Q1 कम होगा। अगर आप सेहत का ध्यान रखेंगे Q2, तो अचानक बीमार पड़ने Q1 की नौबत कम आएगी। अगर आप रिश्ते मजबूत रखेंगे Q2, तो भावनात्मक संकट Q1 कम झेलने पड़ेंगे। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब Q2 में इन्वेस्ट करने से Q1 श्रिंक होता है। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए अनुशासन चाहिए, क्योंकि Q2 के काम आपको खींचते नहीं हैं, आपको उन्हें खुद चुनना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल तरीका क्या है? हफ्ते की प्लानिंग करते समय पहले Q2 के कामों को शेड्यूल में डालना, जैसे एक्सरसाइज का टाइम, फैमिली टाइम, कुछ पढ़ने या सीखने का टाइम। हाँ, उन्हें पत्थर की लकीर मानना। और सबसे मुश्किल काम क्वाड्रेंट 3 के कामों को पहचानना और उन्हें ना कहना सीखना। ना कहना सीखना, ये वाकई मुश्किल है। बहुत, लेकिन यही प्राथमिकता तय करना है। यही है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ठीक है, तो पहली 3 आदतें, प्रोएक्टिव बनना, एंड इन माइंड रखना और फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट करना, ये हमें एक तरह से पर्सनल विक्ट्री दिलाती हैं, खुद पर महारत हासिल करने में मदद करती हैं। हाँ, ये इंडिपेंडेंट बनने की आदतें हैं, नींव है। अब कोवी हमें दूसरों के साथ इंटरैक्शन की तरफ ले जाते हैं, पब्लिक विक्ट्री की ओर। चौथी आदत है हैबिट 4, थिंक विन विन। हाँ, सबकी जीत सोचो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, आइडियल सिचुएशन। पर क्या ये हमेशा मुमकिन है? दुनिया तो इतनी कॉम्पिटिटिव है, हर कोई आगे निकलना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। जैसा आपने कहा, हमारी कंडीशनिंग, हमारी परवरिश अक्सर विन लूज की होती है। मैं जीतूं, तुम हारो। स्पोर्ट्स में, एग्जाम्स में, कई बार ऑफिस में भी यही चलता है। या फिर कुछ लोग लूज विन अपना लेते हैं। बिल्कुल। दूसरों को खुश रखने के लिए, झगड़ा टालने के लिए अपनी जरूरतें दबा लेते हैं, सोचने चलो तुम ही जीत लो, लेकिन अंदर ही अंदर कड़वाहट पालते हैं। और एक लूज लूज भी होता है। हाँ, बदला लेने की भावना, मैं तो हारूंगा ही, तुम्हें भी जीतने नहीं दूंगा, ये सबसे बुरा है। तो विन विन इन सबसे अलग कैसे है? कोवी कहते हैं कि जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा, खासकर जो लंबे समय के रिश्ते हैं या जहां टीम वर्क जरूरी है, वो कंपटीशन नहीं है, वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे निर्भर है। वहां पर विन लूज या लूज विन लंबे समय तक नहीं चल सकता। रिश्ते टूटेंगे या सहयोग खत्म होगा। विन विन ही एकमात्र टिकाऊ रास्ता है। पर विन विन का मतलब क्या? सिर्फ समझौता करना, बीच का रास्ता निकालना? नहीं, ये उससे भी ज्यादा है। समझौता अक्सर विन विन नहीं होता। वो थोड़ा थोड़ा लूज लूज जैसा हो सकता है, जहां दोनों को कुछ छोड़ना पड़ता है। विन विन का मतलब है मिलकर कोई ऐसा तीसरा रास्ता खोजना,
कोई ऐसा क्रिएटिव सोल्यूशन निकालना जिससे दोनों पक्षों को वो मिले जो उनके लिए वाकई जरूरी है। शायद ऐसा रास्ता जिसकी हमने पहले कल्पना भी न की हो। मतलब ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है? नहीं, ये एक फिलॉसफी है। ये इस यकीन पर आधारित है कि दुनिया में सबके लिए मौके हैं, सबके लिए सफलता है। इसे कोवी अबंडेंस मेंटालिटी कहते हैं, प्रचुरता की मानसिकता। और इसका उल्टा? स्कैरसिटी मेंटालिटी, ये सोचना कि दुनिया में केक का एक ही टुकड़ा है, अगर तुमने ले लिया तो मेरे लिए नहीं बचेगा, इसलिए मुझे तुमसे छीनना पड़ेगा। विन विन के लिए अबंडेंस मेंटालिटी जरूरी है। और क्या चाहिए विन विन सोचने के लिए? हिम्मत चाहिए अपनी बात, अपनी जरूरतें रखने की, और लिहाज चाहिए दूसरे की जरूरतें और नजरिए को समझने की। और ये तभी आता है जब आपका चरित्र मजबूत हो, आप में ईमानदारी, इंटेग्रिटी हो, परिपक्वता हो। तो असल में जब भी कोई मतभेद हो या कोई निगोसिएशन हो, तो हमें ये सवाल पूछना चाहिए, क्या कोई ऐसा हल है जिससे हम दोनों को वो मिले जो हमारे लिए जरूरी है? हाँ, और ये सोच रिश्तों को बहुत गहरा और मजबूत बनाती है, ट्रस्ट बिल्ड करती है। ठीक है। अब अगर हमें विन विन तक पहुंचना है तो जाहिर है कि हमें दूसरे पक्ष को समझना पड़ेगा, उनकी जरूरतें, उनकी चिंताएं। और यहीं से पांचवी आदत आती है, जो शायद मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल आदतों में से एक है। हाँ, कह सकते हैं। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। हम तो ठीक इसका उल्टा करते हैं, पहले अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी सलाह देना चाहते हैं। बिल्कुल, हम सुनने के इरादे से सुनते ही नहीं हैं, हम सुनते हैं जवाब देने के इरादे से। सही कहा। कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है और हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, हम सोच रहे होते हैं कि हम क्या जवाब देंगे, हम अपनी कौन सी कहानी सुनाएंगे, हम क्या सलाह देंगे। हम सामने वाले की दुनिया में जाने की कोशिश ही नहीं करते। हाँ, इसे क्या कहते हैं, कोई खास तरह की लिसनिंग? एम्पैथेटिक लिसनिंग, सहानुभूतिपूर्ण श्रवण। एम्पैथेटिक लिसनिंग। इसका मतलब है सिर्फ शब्द सुनना नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को, जरूरतों को, सामने वाले के नजरिए को, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने की कोशिश करना, जैसे आप उसकी आंखों से दुनिया देखने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने वो डॉक्टर वाला उदाहरण दिया था ना? हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। सोचिए, आप डॉक्टर के पास जाएं और बिना आपकी पूरी बात सुने, बिना जांच किए वो सीधे पर्ची पर दवा लिख दे, आप भरोसा करेंगे उस पर? बिल्कुल नहीं, मैं तो दूसरा डॉक्टर ढूंढूंगा। लेकिन रिश्तों में, बातचीत में हम अक्सर यही ऑटोबायोग्राफिकल रिस्पॉन्स देते हैं। सलाह देना, जांच पड़ताल करना, अपनी राय देना या अपनी कहानी सुनाना बिना सामने वाले को पूरी तरह समझे। और नतीजा ये होता है कि सामने वाला महसूस करता है कि उसे समझा नहीं गया। वो या तो डिफेंसिव हो जाता है या चुप हो जाता है, विश्वास टूटता है। तो एम्पैथिक लिसनिंग का मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले से सहमत हों? बिल्कुल नहीं, सहमति जताना जरूरी नहीं है, पर गहराई से समझना जरूरी है। जब कोई इंसानी महसूस करता है कि सामने वाला उसे सच में बिना जज किए समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो खुलता है, तब विश्वास बनता है। हाँ, और तभी आप हैबिट 4 यानी विन विन सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। और जब आप पहले समझते हैं, तो फिर जब आप अपनी बात रखते हैं, देन टू बी अंडरस्टूड, तो उसका वजन होता है। लोग आपको सुनने को तैयार होते हैं। तो ये दूसरों पर प्रभाव डालने की, इन्फ्लुएंस करने की कुंजी है। बिल्कुल। इसे प्रैक्टिस कैसे करें रोजमर्रा में? एक्टिव लिसनिंग करनी होगी। मतलब सच में ध्यान देना, बीच में ना टोकना, पैराफ्रेज करना, यानी सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराकर कंफर्म करना कि आप सही समझे हैं। जैसे, तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, आप ये महसूस कर रही हैं, या तो आपकी कहने का मतलब ये है कि। और सलाह देने की जल्दी ना करना। बिल्कुल, सिर्फ समझने के लिए सुनना, जवाब देने के लिए नहीं। ये बहुत धैर्य और सच्ची दिलचस्पी मांगता है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने विन विन सोचा, दूसरों को समझा। अब आगे क्या है? छठी आदत, हैबिट 6, सिनर्जाइज। हाँ, सिनर्जी, मिलकर काम करना। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है। सिनर्जी, इसका सीधा मतलब क्या है? सिनर्जी का सीधा सा मतलब है कि जब लोग या चीजें सही तरीके से मिलती हैं, तो जो कुल नतीजा होता है वो उनके अलग अलग हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। जैसे गणित में कहते हैं 1 + 1 = 2 नहीं, बल्कि 3 और उससे भी ज्यादा। 1 + 1 = 3 या 10 या 100। ये वो क्रिएटिव शक्ति है, वो जादू है जो तब पैदा होता है जब अलग अलग नजरिए, अलग अलग अनुभव, अलग अलग ताकतें एक साथ आती हैं और वो एक दूसरे का सम्मान करती हैं, एक दूसरे से सीखती हैं। कोई उदाहरण? सोचिए,
एक टीम है जो किसी मुश्किल प्रॉब्लम पर काम कर रही है। अगर वो सिनर्जी से काम करते हैं तो वो शायद एक ऐसा हल निकाल लें जो टीम का कोई भी मेंबर अकेले कभी सोच ही नहीं सकता था। अच्छा। सिनर्जी सिर्फ सहयोग, कॉपरेशन या समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सहयोग में हम साथ साथ काम करते हैं, ठीक है। समझौते में हम थोड़ा तुम झुको थोड़ा हम झुकते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। हाँ। सिनर्जी में हम मिलकर कुछ नया बनाते हैं, कुछ बेहतर बनाते हैं जो पहले था ही नहीं। ये कैसे मुमकिन होता है? ये तभी मुमकिन है जब हम विभिन्नताओं को, अलग अलग मतों को खतरा न समझें, बल्कि एक अवसर समझें, एक खजाना समझें। मतलब ये मानना कि दूसरा इंसान जो अलग सोचता है वो गलत नहीं है, बस अलग है, और उसके नजरिए में भी कुछ वैल्यू हो सकती है। बिल्कुल। जब हम ये समझते हैं कि हर किसी का अपना एक अलग नजरिया है जो हमारे नजरिए को पूरा कर सकता है, उसे समृद्ध कर सकता है, तभी सिनर्जी का रास्ता खुलता है। और इसके लिए पिछली आदतें बहुत जरूरी हैं। कौन सी? विन विन सोचने की मानसिकता यानी हैबिट 4, और पहले दूसरे को गहराई से समझने की कोशिश करना यानी हैबिट 5। अगर आप दूसरे को समझेंगे ही नहीं या उसे हराना चाहेंगे तो सिनर्जी कैसे होगी? सही बात है। तो अहंकार को छोड़ना पड़ता है, खुले दिमाग से दूसरों के आइडियाज को सुनना पड़ता है। हाँ, और ये मानना पड़ता है कि शायद सबसे अच्छा हल अभी तक किसी के पास नहीं है, वो मिलकर ही खोजना पड़ेगा। तो सिनर्जी पाने के लिए हमें डाइवर्सिटी को, विविधता को सेलिब्रेट करना होगा। टीम में सबकी राय लेनी होगी। और मतभेदों से डरना नहीं, बल्कि उन्हें क्रिएटिविटी का सोर्स मानना होगा। ठीक है। अब आती है इस किताब की आखिरी 7वीं आदत, जो शायद इन सभी आदतों को साधने और बनाए रखने के लिए है। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। हाँ, आरी को तेज करो। ये नाम कहाँ से आया, ये आरी तेज करने वाली बात? ये उस कहानी से है जो अक्सर सुनाई जाती है। एक लकड़हारा है जो जंगल में पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, पर पेड़ कट ही नहीं रहा। एक राहगीर उसे देखता है और पूछता है, भाई तुम इतनी मेहनत कर रहे हो पर तुम्हारी आरी तो बिल्कुल भोतरी लग रही है, रुककर इसे तेज क्यों नहीं कर लेते? तो लकड़हारा क्या कहता है? लकड़हारा चिढ़कर कहता है, अरे भाई तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितना बिजी हूँ पेड़ काटने में, मेरे पास आरी तेज करने का टाइम कहाँ है? ये तो हम सब करते हैं शायद। बिल्कुल। कोवी कहते हैं कि हम सब अक्सर यही करते हैं। हम काम में, जिम्मेदारियों में, पैसा कमाने में, चीजें हासिल करने में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपनी सबसे जरूरी संपत्ति यानी खुद को रिन्यू करना, उसे तेज करना भूल जाते हैं। तो आरी तेज करने का मतलब है खुद का नवीनीकरण करना, सेल्फ रिन्यूअल। हाँ, लगातार। ये कोई एक बार का काम नहीं है। किन क्षेत्रों में हमें खुद को रिन्यू करने की जरूरत है? कोवी ने 4 मुख्य आयाम या क्षेत्र बताए हैं। पहला है फिजिकल, शारीरिक, मतलब सेहत। हाँ, सही खाना पीना, पर्याप्त नींद लेना और नियमित रूप से व्यायाम करना, क्योंकि हमारा शरीर ही तो वो औजार है जिससे हम सब कुछ करते हैं। अगर शरीर ही ठीक नहीं तो बाकी सब कैसे होगा? सही है। दूसरा? दूसरा है मेंटल, मानसिक। अपने दिमाग को तेज रखना। वो कैसे? पढ़ना, कुछ नया सीखना, लिखना, सोचना, अच्छी चीजें देखना, सुनना, अपने दिमाग को चैलेंज करना, पजल सॉल्व करना, ताकि दिमाग कुंद ना हो जाए। ठीक है। शारीरिक, मानसिक। तीसरा? तीसरा है सोशियो इमोशनल, सामाजिक भावनात्मक। इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं हमारे रिश्ते, अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना, दूसरों की सेवा करना, सहानुभूति रखना, भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करना। ये भी बहुत जरूरी है। अकेला इंसान तो वैसे भी प्रभावी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और चौथा और आखिरी आयाम है स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, इसका मतलब पूजा पाठ या धर्म से है? हो सकता है पर जरूरी नहीं। कोवी के लिए इसका मतलब है अपने जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य से जुड़ना, अपने मूल्यों, वैल्यूज को स्पष्ट करना और उनके अनुसार जीना, प्रकृति में समय बिताना, ध्यान मेडिटेशन करना, अच्छी प्रेरणादायक चीजें पढ़ना या सुनना, शांत बैठकर आत्मचिंतन करना। ये वो चीज है जो हमें अंदर से शांति और दिशा देती है। तो ये 4 आयाम हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। हाँ, और ये 7 आदतें असल में इन 4 आयामों को मजबूत करती हैं। और ये 7वीं आदत कहती है कि इन 4 आयामों का लगातार ध्यान रखो, इन्हें नजरअंदाज मत करो। क्योंकि अगर हम इनमें से किसी को भी नजरअंदाज करते हैं
तो हमारी आरी कुंद होने लगती है। हाँ, हमारी ऊर्जा कम होने लगती है, हम थकने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर बाकी की 6 आदतें भी ठीक से काम नहीं करती। हम प्रोएक्टिव नहीं रह पाते, हम फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट नहीं कर पाते, हम सिनर्जी नहीं कर पाते। तो ये 7वीं आदत बाकी 6 को संभव बनाती है और टिकाऊ बनाती है। बिल्कुल, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है। इफ़ेक्टिव बने रहने के लिए ये अनिवार्य है, इन चारों आयामों में संतुलन बनाकर रोज थोड़ा-थोड़ा निवेश करना होता है। ये बर्नआउट से बचने का तरीका भी है। हाँ, और सिर्फ बचने का नहीं, बल्कि लगातार ग्रो करने का, ज्यादा खुश और संतुष्ट रहने का तरीका है। ये खुद पर किया गया सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम इसे अपनी जिंदगी में उतारना चाहें तो छोटे-छोटे कदम क्या हो सकते हैं? जैसे शायद हफ्ते में 3-4 बार एक्सरसाइज करना, हाँ, रोज 15-20 मिनट कुछ अच्छा पढ़ना या सीखना। अपने प्रियजनों के साथ बिना फोन के क्वालिटी टाइम बिताना। बिल्कुल, और रोज बस कुछ मिनट शांत बैठकर अपने विचारों को देखना या अपनी सांसों पर ध्यान देना, ये छोटे-छोटे कदम बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो ये थी स्टीफन कोवी की 7 आदतें। अगर हम इन्हें संक्षिप्त में देखें तो ये एक पूरी जीवन जीने की फिलॉसफी है। हाँ, एक फ्रेमवर्क है। जिम्मेदारी लेने से शुरू होकर फिर अपनी दिशा तय करने, अपनी प्राथमिकताओं को साधने, फिर दूसरों के साथ मिलकर जीतने की सोच, उन्हें गहराई से समझने, साथ मिलकर कुछ नया रचने और फिर लगातार खुद को बेहतर बनाने, खुद को तरोताजा रखने तक का सफर। और ये सब बाहर की सफलता से पहले अंदर के चरित्र पर, इंटेग्रिटी पर, मूल्यों पर काम करने की बात करता है। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है, जैसा आपने कहा कि ये कोई चेकलिस्ट नहीं है कि बस टिक कर दिया और काम खत्म। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स, जिन पर रोज लगातार अमल करना होता है। ये एक यात्रा है, एक प्रोसेस है। सुधार की, विकास की, और अच्छी बात यह है कि कोई भी इन पर काम कर सकता है। हाँ, कोई भी, और धीरे धीरे ज्यादा प्रभावी, ज्यादा संतुलित और ज्यादा संतुष्ट जीवन जी सकता है। वाकई ये आदतें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपनी जिंदगी असल में जी कैसे रहें। चलिए यहाँ अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। इन 7 आदतों में से सक्रिय बनना, अंत को ध्यान में रखना, जरूरी काम पहले करना, सबकी जीत सोचना, पहले समझना, फिर समझाना, मिलकर काम करना और खुद का नवीनीकरण करना, आपके ख्याल से कौन सी एक आदत है, सिर्फ एक, जिसे अगर आज से ही गंभीरता से लगातार अपना लिया जाए तो किसी की भी जिंदगी में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।